बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का बोलबाला था। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ ने उन्हें बादशाह का खास बना दिया था। इस कारण दरबार में बहुत से लोग बीरबल से जलते थे। इन लोगों में बादशाह अकबर के साले साहब भी थे। साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती थी। बेगम का भाई होने की वजह से बादशाह भी उसे कुछ नहीं कहते थे। एक दिन बीरबल की गैर मौजूदगी में साले साहब ने बादशाह अकबर से दीवान पद की मांग कर डाली। बादशाह ने साले साहब की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने साले साहब से पूछा, आज मुझे सुबह सुबह महल के पीछे बिल्ली के बच्चों की आवाज़ सुनाई दी है। लगता है किसी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। जाकर देख आओ कि यह बात सच है या नहीं। साले साहब झट से महल के पीछे गए और वापस आकर बोलते हैं, आपकी बात सच है, महल के पीछे एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने कहा, अच्छा जरा यह बताओ कि बिल्ली ने कितने बच्चों को जन्म दिया है। साले साहब ने जवाब में कहा, यह तो मुझे नहीं पता, मैं अभी पता करके आता हूँ महाराज। इतना कहकर वो फिर महल के पीछे गया और वापस आकर कहते हैं, महाराज बिल्ली 5 बच्चों की माँ बनी है। बादशाह अकबर ने पूछा, अच्छा जरा यह बताओ कि उन 5 बच्चों में से कितनी मादा है और कितनी नर है। साले साहब ने जवाब में कहा, मैंने यह तो नहीं देखा, मैं अभी देख कर आता हूँ। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे जाते हैं और थोड़ी देर बाद आकर कहते हैं, महाराज बिल्ली के 5 बच्चों में 3 नर हैं और 2 मादा हैं। बादशाह अकबर ने अपने साले साहब से फिर से एक सवाल पूछा, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं। सवाल के जवाब में साले साहब ने कहा, मैं अभी देख कर आता हूँ। बादशाह अकबर ने कहा, रहने दो, बैठ जाओ। इतने में बीरबल राज दरबार में पहुँच चुके थे। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल महल के पीछे बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, जरा देख कर आओ कि क्या यह बात सही है। बीरबल ने कहा, मैं अभी देख कर आता हूँ महाराज। ऐसा कहकर वह महल के पीछे देखने के लिए चले गए। वापस लौटकर बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया, महाराज बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बिल्ली कितने बच्चों की माँ बनी है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज 5 बच्चों की। बादशाह ने फिर सवाल किया, बिल्ली के बच्चों में से कितनी मादा है और कितने नर हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज 3 नर और 2 मादा। बादशाह अकबर ने एक बार फिर से बीरबल से सवाल किया, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज 2 नर बच्चों का रंग काला और एक का बादामी है। अब महाराज ने अपने पास बैठे साले साहब की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। साले साहब शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठे रहे और कुछ न कह सके। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की सफलता से जलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई सफल है तो जरूर उसने इसके लिए बहुत सारी परिश्रम की होगी। इसलिए दोस्तों, हम सभी को परिश्रम करना चाहिए और परिश्रम करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरों की सफलता से जलकर हमें आखिरकार कुछ नहीं मिलने वाला। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं, मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर अब बोर हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बीरबल से कहते हैं, तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। बीरबल, जी महाराज, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ लाऊंगा। अकबर, हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। बीरबल ने कहा, जी महाराज, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ला सकते हो तो यह अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बीरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में था कि उसे वो मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। और बीरबल ने पूछा, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो। व्यक्ति ने कहा, मैं राम हूँ और मेरा गधा कमज़ोर है और थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी है। यह सुनकर बीरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया है। फिर बीरबल उसे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने
जाने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ हो जाता है। बीरबल और रामू कुछ दूर चले ही थे कि बीरबल को दो व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बीरबल उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है, तुम दोनों कौन हो और किस बात पर लड़ रहे हो? पहला व्यक्ति बोलता है, जनाब मेरा नाम चंगू है। दूसरा व्यक्ति बोलता है, मेरा नाम मंगू है। मंगू बोलता है, जनाब मुझे चंगू कहता है, इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। चंगू, हाँ महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा और मुझे बहुत मज़ा भी आने वाला है। बीरबल ने कहा, कहाँ है तुम लोगों की गाय और शेर? मंगू, जनाब जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा, करा जिसे यह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। बीरबल, अच्छा यह बात है। उसकी बातें सुनकर बीरबल समझ गया कि उन्हें दो और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले जाता है। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है। फिर सोचने लगता है, बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने ही घर में रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बीरबल और भी मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर जाता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढ रहा था। बीरबल उसको जाकर पूछता है, आप क्या ढूंढ रहे हैं? व्यक्ति बोलता है, जनाब मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफ़ी समय से खोज रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रही। क्या आप? बीरबल ने पूछा, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? व्यक्ति ने कहा, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण मैं यहाँ उसे ढूंढ रहा हूँ। बीरबल ने कहा, अच्छा यह बात है, आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो, मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूँगा। व्यक्ति ने कहा, अच्छा ठीक है। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उन चारों मूर्खों को लेकर पहुँचता है। बादशाह अकबर, मैं अपने कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर ले आया हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए, क्या हमारे राज्यों में मूर्खों की संख्या अधिक है? और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति मूर्ख है? बीरबल ने बादशाह से सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं, ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, महाराज यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। अकबर, यहाँ कहाँ हैं और कौन है, हमें भी बताओ। बीरबल ने कहा, एक तो मैं स्वयं हूँ। अकबर, तुम मूर्ख कैसे हुए? बीरबल, मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया। फिर महाराज अकबर हंसने लगते हैं और कहते हैं, मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। बीरबल, दूसरे आप हैं महाराज, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं, बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम को आसान किया जा सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिस काम को करने का कोई मतलब ना हो। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एक बार की बात है, राजा अकबर व उनके प्रिय बीरबल के बीच कुछ मनमुटाव हो गया। इसके चलते राजा ने बीरबल को राज्य से दूर जाने की सज़ा दे दी। इस परिस्थिति में भी बीरबल ने हार न मानी और उन्होंने अन्य गांव जाकर वेश बदलकर खेती करना शुरू कर दिया। अब वह एक किसान के रूप में अपना जीवन गुजारने लगे। शुरू में तो राजा अकबर के लिए सब कुछ सामान्य सा था, लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह अपनी दैनिक दिनचर्या में बीरबल को याद करने लगे थे। जब भी उनके समक्ष कोई मुश्किल परेशानी आती तो उन्हें बीरबल की कमी खूब खलती थी। एक दिन राजा अकबर से रहा न गया, उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और उन्हें बीरबल को ढूंढ लाने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा के अनुसार हर गांव, हर गली में बीरबल की खोज शुरू की गई। सभी सैनिकों ने हर एक कोना छान मारा, लेकिन वे बीरबल को ढूंढ न सके। राजा को जब इस बात की जानकारी मिले तो वे निराश हो गए। अब बीरबल से मिलने की उनकी बेचैनी और बढ़ने लगी थी। अचानक राजा के मन में एक उपाय आया। उन्होंने आदेश दिया कि सभी गांव के मुखिया को संदेश भेजा जाए कि उन सभी को एक बर्तन के अंदर बुद्धि डालकर राजा को भेजना होगा। जो भी इस आदेश को पूरा नहीं करेगा उसे इसके बदले एक बर्तन में हीरे जवाहरात भरकर राजा को भेजना पड़ेगा। सभी गाँववासी राजा के इस अजीबोगरीब आदेश को सुनकर परेशान थे। सभी यह सोचकर हैरान थे कि बुद्धि को किस तरह एक बर्तन में भरा जाए। बुद्धि तो सभी के पास उपलब्ध थी, लेकिन उसे किस तरह एक बर्तन में डालना है यह
यह सोचकर सभी परेशानी में थे। ऐसा न कर पाने की अवस्था में उन्हें उसी बर्तन को कीमती हीरे जवाहरों से भरना था, जो कि इससे भी बड़ी समस्या थी। वहीं जिस गांव में बीरबल एक सामान्य किसान का वेश बनाकर रह रहे थे, वहां भी राजा का यह आदेश चर्चा का विषय बन गया। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग निराश होकर बैठे हुए थे कि वहां बीरबल आए और उन्होंने कहा कि वह इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। पहले तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके पास बीरबल पर विश्वास करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए काम की बागडोर बीरबल को सौंपी गई। उस वक्त गांव में तरबूज की फसल उगने का समय था। बीरबल ने तरबूज के पौधे की एक बेल को बर्तन में डाला। धीरे धीरे उस बेल में तरबूज का फल लगने लगा और समय के साथ ही तरबूज ने बर्तन का आकार ले लिया। जैसे ही बर्तन तरबूज से पूरा भर गया, बीरबल ने बेल को फल से अलग किया और उस बर्तन को तरबूज समेत राजा के दरबार में भिजवा दिया। साथ में यह संदेश भी भेजा कि उस बर्तन के अंदर बुद्धि भरी है और राजा को बर्तन को बिना तोड़े ही बुद्धि को निकालना होगा। जैसे ही राजा ने तरबूज से भरा बर्तन देखा, वह उसे निकालने की शर्त सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि ऐसा विचार केवल बीरबल का ही हो सकता है। उन्होंने जल्दी से अपना घोड़ा मंगवाया और बीरबल को अपने साथ वापस लाने के लिए गांव की ओर चल दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर मुश्किल सवाल का कोई ना कोई हल जरूर होता है। हमें केवल थोड़ा हटकर सोचने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने शहजादे के साथ राज दरबार में उपस्थित थे। दरबार में मौजूद हर किसी की नज़र शहजादे पर थी। वहाँ मौजूद हर कोई यही कह रहा था कि शहजादा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। सभी की बात सुनकर बादशाह अकबर ने भी मुस्कुराकर यही कहा कि उनका शहजादा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। सभी दरबारी अकबर की इस बात पर हामी भरते हैं। तभी अकबर बीरबल से पूछते हैं कि तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है बीरबल? बीरबल कहता है, महाराज, शहजादा सुंदर है, लेकिन मेरे ख्याल से शहजादा पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा नहीं है। अकबर कहते हैं, बीरबल, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि शहजादा सुंदर नहीं है? बीरबल ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। आप मेरी बात का गलत मतलब ना निकालें। हमारा शहजादा बहुत खूबसूरत है, लेकिन दुनिया में और भी सुंदर बच्चे होंगे। अकबर कहते हैं, तो क्या हम यह समझें कि पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा हमारा शहजादा नहीं है? बीरबल कहते हैं, जी महाराज, मेरी बातों का यही मतलब है। अकबर कहते हैं, बीरबल, अगर तुम्हारा यह कहना है कि दुनिया में शहजादे से भी ज़्यादा खूबसूरत बच्चा है, तो तुम उसे हमारे समक्ष लेकर आओ। अकबर का आदेश सुनकर बीरबल शहजादे से भी ज़्यादा सुंदर बच्चे की खोज में निकल जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद बीरबल राज दरबार आते हैं। बीरबल राज दरबार में अकेले आते हैं। यह देखकर अकबर खुश होकर कहते हैं, क्यों बीरबल, अकेले आए हो? मतलब तुम्हें शहजादे से अधिक खूबसूरत बच्चा नहीं मिला? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपको इस बात की सूचना देने आया हूँ कि मैंने शहजादे से भी अधिक सुंदर बच्चा खोज लिया है। अकबर, अगर बच्चा मिल गया है तो तुम उसे दरबार में क्यों नहीं लाए? बीरबल कहते हैं, मैं उसे दरबार में लेकर नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको उस तक लेकर जरूर जा सकता हूँ। अकबर, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से तुम उसे दरबार में नहीं ला सकते? बीरबल कहते हैं, यह तो आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा। अकबर कहते हैं, ठीक है, फिर हम कल सुबह उस बच्चे को देखने जाएंगे। बीरबल ने कहा, महाराज, उस बच्चे को देखने जाने के लिए हमें भेष बदलना होगा। अकबर, उस बच्चे से मिलने के लिए हम यह भी कर लेंगे। अगले दिन सुबह अकबर और बीरबल भेष बदलकर उस बच्चे को देखने के लिए चले जाते हैं। बीरबल अकबर को एक झोपड़ी में लेकर जाते हैं, जहाँ एक छोटा सा बच्चा मिट्टी के साथ खेल रहा होता है। बीरबल उस बच्चे को दिखाते हुए कहता है कि वो रहा सबसे सुंदर बच्चा। अकबर कहते हैं, तुम्हारी यह हिम्मत कि तुमने एक बदसूरत और झोपड़ी में रहने वाले बच्चे को संसार का सबसे सुंदर बच्चा बता दिया। अकबर की बातें सुनकर बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, जिसे सुनकर उसकी माँ झोपड़ी के अंदर से आती है और अकबर को गुस्से में कहती है, तुमने मेरे बच्चे को बदसूरत कैसे कह दिया? मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। अगर दोबारा मेरे बच्चे को बदसूरत कहा
तो मैं तुम दोनों की हड्डी पसली एक कर दूंगी। यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ दिखाई नहीं देना। इतना कहने के बाद माँ अपने बच्चे को खिलाने लगती है और कहती है, मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। बादशाह अकबर उस माँ की बात सुनकर खामोश हो जाते हैं। बीरबल कहते हैं, महाराज अब आपको समझ में आ गया होगा। अकबर कहते हैं, हाँ अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। बीरबल कहते हैं, बादशाह अकबर, बच्चा कैसा भी हो, माता पिता के लिए उनका बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा ही होता है। अकबर कहते हैं, बीरबल तुम सही बोल रहे हो, हर माता पिता के लिए उनका बच्चा सुंदर होता है। बीरबल कहते हैं, महाराज मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप शहजादे को चापलूसों से दूर रखकर अच्छी तालीम दें। अकबर, बीरबल तुमने एक बार फिर हमारा दिल जीत लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी किसी चीज को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन वो घमंड टूटता जरूर है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। चतुराई और बुद्धि के सही इस्तेमाल के लिए बीरबल के किस्से खूब मशहूर हैं। बादशाह अकबर के ऊपर आई मुसीबतों को बीरबल हमेशा चुटकियों में सुलझा देते थे। सिर्फ असल जिंदगी की परेशानी ही नहीं, बल्कि बादशाह के सपनों की गुत्थियों का जवाब भी बीरबल के पास होता था। ऐसा ही एक किस्सा है बादशाह के अजीब सपने का। आइए हम आपको सुनाते हैं पूरी कहानी। एक बार की बात है जब बादशाह अकबर गहरी नींद से अचानक उठ गए और फिर रात भर सो नहीं सके। वो बहुत परेशान थे क्योंकि उन्होंने अजीब सा सपना देखा था जिसका मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके एक के बाद एक सारे दांत गिरते चले गए और आखिर में सिर्फ एक ही दांत बचा। इस सपने से वह इतने चिंतित हुए कि उन्होंने इसके बारे में सभा में चर्चा करने के बारे में सोचा। अगले दिन सभा में पहुंचते ही अकबर ने अपने विश्वसनीय मंत्रियों को सपना सुनाया और सभी से राय मांगी। सभी ने उन्हें सुझाव दिया कि इस बारे में किसी ज्योतिष से बात करके सपने का मतलब समझना चाहिए। बादशाह को भी यह बात सही लगी। अगले दिन उन्होंने दरबार में विद्वान ज्योतिषों को बुलवाया और अपना सपना सुनाया। इसके बाद सभी ज्योतिषों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर उन्होंने बादशाह से कहा, महाराज इस सपने का एक ही मतलब निकलता है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। ज्योतिषों की यह बात सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सभी ज्योतिषों को दरबार से जाने का आदेश दिया। उन सभी के जाने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल तुम्हारे अनुसार हमारे सपने का मतलब क्या होगा? बीरबल ने कहा, हुजूर मेरे हिसाब से आपके सपने का मतलब यह था कि आपके सभी रिश्तेदारों में से आपकी उम्र सबसे ज्यादा होगी और आप उन सभी से ज्यादा समय तक जीते रहेंगे। इस बात को सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। वहां मौजूद सभी मंत्रियों ने सोचा कि बीरबल ने भी ज्योतिषों की ही बात को दोहराया है। इतने में बीरबल ने उन मंत्रियों से कहा कि देखो बात वही थी, बस कहने का तरीका अलग था। को हमेशा सही तरीके से रखा जाना चाहिए। मंत्रियों को इतना कहकर बीरबल सभा से चले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किसी भी बात को बोलने का एक सही तरीका होता है। विचलित करने वाली बात को भी सही तरीके से कहा जाना चाहिए तो उसका बुरा नहीं लगता। इसी वजह से बात को हमेशा सही तरीका और सलीके से रखा जाना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। एक बार की बात है, राजा अकबर अपने दरबार में बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें ख्याल आया कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए हैं। इस ख्याल के आते ही उन्होंने अपने एक दरबारी को बुलाकर नाई को फौरन हाजिर होने का संदेश भिजवाया। राजा का संदेश मिलते ही नाई महल पहुंच गया। महल पहुंचकर नाई राजा की हजामत बना ही रहा था कि कहीं से एक कौवा वहां आकर बैठ जाता है और काव काव करने लगता है। राजा अकबर नाई से पूछते हैं, यह कौवा काव काव क्यों कर रहा है? इस पर नाई जवाब देता है, यह आपके पूर्वजों का हालचाल बताने आया है महाराज। नाई के इतना कहते ही राजा अकबर आश्चर्य से पूछते हैं, तो बताओ फिर यह कौवा मेरे पूर्वजों के बारे में आखिर क्या बता रहा है? राजा के इस सवाल पर नाई कहता है कि आपके
पूर्वज स्वर्ग में मुसीबत में हैं और काफी परेशान हैं। उनका हालचाल लेने के लिए आपको अपने किसी करीबी को स्वर्ग भेजना चाहिए। नाई की यह बात सुनकर राजा अकबर और भी हैरान हो जाते हैं। राजा अकबर आश्चर्य से नाई से पूछते हैं, आखिर किसी इंसान को जिंदा स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? राजा के इस सवाल पर नाई जवाब देता है, महाराज, मेरी नजर में एक पुरोहित है जो इस काम को अंजाम दे सकता है। बस आप इस काम के लिए अपने किसी करीबी को स्वर्ग जाने के लिए राजी कर लीजिए। नाई के इस आश्वासन पर राजा अकबर तैयार हो जाते हैं और दरबार में अपने सभी करीबी दरबारियों को बुलाते हैं। राजा के आदेश पर सभी करीबी दरबारी राजा अकबर के सामने हाजिर हो जाते हैं। सभी दरबारी राजा से अचानक बुलाने की वजह पूछते हैं। इस पर राजा उन्हें नाई के साथ हुई सारी बातें सुनाते हैं। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी एक मत में बीरबल का नाम आगे रखते हैं। दरबारी कहते हैं कि स्वर्ग जाकर पूर्वजों का हालचाल लेने के लिए बीरबल से उचित व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबल हम सब में ज्यादा बुद्धिमान और चतुर हैं। इसलिए स्वर्ग में आपको पूर्वजों का हालचाल लेकर वह उनकी परेशानी का हल आसानी से निकाल सकता है। राजा अकबर दरबारियों की सलाह को मानते हुए बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी कर लेते हैं। इस बात का पता चलते ही बीरबल महाराज अकबर से पुरोहित को बुलाकर स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछते हैं। बीरबल की इस बात पर राजमहल में पुरोहित को बुलवाया जाता है। पुरोहित के आते ही उनसे स्वर्ग जाने की विधि के बारे में पूछा जाता है। पुरोहित बताते हैं, आपको यहीं पास में मौजूद एक घास के ढेर में भेजा जाएगा। बाद में उस ढेर में आग लगा दी जाएगी। फिर कुछ मंत्रों की शक्ति से आपको स्वर्ग भेज दिया जाएगा। स्वर्ग जाने की प्रक्रिया जानने के बाद बीरबल राजा अकबर से करीब 11 दिन का समय मांगते हैं और पुरोहित को 11 दिन बाद बुलाने की बात रखते हैं। वह कहते हैं, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और कितने दिन मुझे लौटने में लगेंगे इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए स्वर्ग जाने से पहले एक बार मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ और कुछ समय बिताना चाहता हूँ। बीरबल अपने घर जाने के लिए महल से रवाना हो जाते हैं। देखते देखते 11 दिन बीत जाते हैं। 12वें दिन बीरबल स्वर्ग जाने के लिए राजा अकबर के सामने हाजिर होते हैं। पुरोहित को बुलाया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी की जाने लगती है। पुरोहित बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए महल से कुछ दूर घास का एक ढेर लगवाते हैं। बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए घास के ढेर के अंदर भिजवाया जाता है। घास के ढेर के अंदर जाते ही पुरोहित घास के ढेर में आग लगा देते हैं और बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूरी होती है। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और राजा अकबर को बीरबल की चिंता होने लगती है। तभी अचानक बीरबल दरबार में हाजिर हो जाते हैं। राजा अकबर बीरबल को देखकर प्रसन्न होते हैं और अपने पूर्वजों का हालचाल पूछते हैं। तब बीरबल बताते हैं, आपके पूर्वज काफी खुश हैं और मजे में हैं। उन्हें बस एक ही तकलीफ है कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बड़े हो गए हैं, जिन्हें काटने वाला स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। इसलिए वहाँ उन्हें एक नाई की जरूरत है। ऐसे में हमें आपके पूर्वज के लिए एक अच्छे नाई को स्वर्ग भेजने की तैयारी करनी चाहिए। बीरबल की इस बात पर राजा नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। राजा का आदेश सुनकर नाई घबरा जाता है और राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। नाई राजा से कहता है कि यह सब कुछ उसने वजीर अब्दुल्ला के कहने पर किया था। यह सब उन्हीं की साजिश थी ताकि वह बीरबल को अपने रास्ते से हटा सके। अब राजा अकबर के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। यह सब जानने के बाद राजा अकबर ने वजीर अब्दुल्ला और उनके साथियों को दंड देने का आदेश दिया। अंत में राजा अकबर बीरबल से पूछते हैं, तुम्हें इस सच्चाई का पता कैसे चला और तुम घास के ढेर में आग लगने के बाद कैसे बच गए? तब बीरबल जवाब देते हैं, आपके ढेर में जाने की बात सुनकर मुझे इस साजिश का अंदाजा हो गया था। इसी वजह से मैंने 11 दिन का समय मांगा। उन 11 दिनों में मैंने उस घास के ढेर वाले स्थान के नीचे अपने घर तक एक सुरंग बनवा दी थी। उस सुरंग के जरिए ही मैं वहाँ से बचकर निकल पाया। एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर किसी एक बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगे थे। जब दरबारियों ने उनसे पूछा तो बादशाह बोले, हमारे शहजादे को अंगूठा चूसने की बुरी आदत पड़ गई है। कई कोशिश के बाद भी हम उनकी यह आदत छुड़ा नहीं पा रहे हैं।
बादशाह अकबर की परेशानी सुनकर किसी दरबारी ने उन्हें एक फकीर के बारे में बताया जिसके पास हर मर्ज का इलाज था। फिर क्या था, बादशाह ने उस फकीर को दरबार में आने का आमंत्रण दिया। जब फकीर दरबार में आया तो बादशाह अकबर ने उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया। फकीर ने बादशाह की पूरी बात सुनकर परेशानी को दूर करने का वादा किया और 1 हफ्ते का समय मांगा। जब 1 हफ्ते बाद फकीर दरबार में आया तो उन्होंने शहजादे को अंगूठा चूसने की बुरी आदत के बारे में प्यार से समझाया और उसके नुकसान भी बताए। फकीर की बातों का शहजादे पर बहुत प्रभाव पड़ा और उसने अंगूठा न चूसने का वादा भी किया। सभी दरबारियों ने यह देखा तो बादशाह से कहा, जब यह काम इतना आसान था तो फकीर ने इतना समय क्यों लिया? आखिर उसने क्यों दरबार का और आपका समय खराब किया? बादशाह दरबारियों की बातों में आ गए और उन्होंने फकीर को दंड देने की ठान ली। सभी दरबारी बादशाह का समर्थन कर रहे थे। बीरबल चुपचाप थे। बीरबल को चुपचाप देख अकबर ने पूछा, तुम क्यों शांत हो बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज गुस्ताखी माफ हो, लेकिन फकीर को सजा देने के स्थान पर उन्हें सम्मानित करना चाहिए और हमें उनसे सीखना चाहिए। तब बादशाह ने गुस्से में कहा, तुम हमारे फैसले के खिलाफ जा रहे हो। आखिर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? जवाब दो। तब बीरबल ने कहा, महाराज पिछली बार जब फकीर दरबार में आए थे तो उन्हें चूना खाने की बुरी आदत थी। आपकी बातों को सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पहले अपनी इस आदत को छोड़ने का फैसला लिया, फिर शहजादे की गंदी आदत छुड़ाई। बीरबल की बात सुनकर दरबारियों और बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और सभी ने फकीर से क्षमा मांगकर उन्हें सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें दूसरों को सुधारने से पहले खुद सुधरना चाहिए, इसके बाद ही दूसरों को ज्ञान देना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। एक बार महाराज अकबर के दरबार में बहुत ही अजीब मुकदमा आया जिसने सभी को सोचने पर मजबूर किया। हुआ यूं कि बादशाह अकबर के दरबार में 2 महिलाएं रोती हुई पहुंची। उनके साथ में 2 या 3 साल का सुंदर सा बच्चा भी था। दोनों महिलाएं लगातार रो रही थी और साथ ही दावा कर रही थी कि बच्चा उनका है। अब समस्या ये थी कि दोनों नगर के बाहर की रहने वाली थी, जिस कारण उन्हें कोई जानता नहीं था। इसलिए यह बताना मुश्किल था कि उस नन्हे से बच्चे की असली माँ कौन है। अब अकबर बादशाह के सामने मुसीबत आ गई कि न्याय कैसे करें और बच्चा किसको दें। इस बारे में उन्होंने एक-एक करके सभी दरबारियों की राय ली, लेकिन कोई भी इस बुद्धि को नहीं सुलझा सका। तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर की आंखों में मानो चमक आ गई। बीरबल के आते ही अकबर ने इस समस्या के बारे में उन्हें बताया। अकबर ने बीरबल से कहा कि अब तुम ही इस समस्या का समाधान करो बीरबल। बीरबल कुछ सोचते रहे और फिर जल्लाद को बुलाने के लिए कहा। जल्लाद के आते ही बीरबल ने बच्चे को एक जगह बैठा दिया और कहा, एक काम करते हैं, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं। एक-एक टुकड़ा दोनों माओं को दे देंगे। अगर इन दोनों महिलाओं में से किसी एक को यह बात मंजूर नहीं है तो जल्लाद उस महिला के 2 टुकड़े कर देगा। यह बात सुनते ही उनमें से एक महिला बच्चे के टुकड़े करने की बात मान गई और बोली कि उसे आदेश मंजूर है, वह बच्चे के टुकड़े को लेकर चली जाएगी। लेकिन दूसरी महिला बिलख बिलख कर रोने लगी और बोलने लगी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरे 2 टुकड़े कर दो, लेकिन बच्चे को मत काटो, यह बच्चा दूसरी महिला को दे दो। यह देखकर सभी दरबारी मानने लगे, जो महिला डर की वजह से रो रही है वही दोषी है। लेकिन तभी बीरबल ने कहा कि जो महिला बच्चे के टुकड़े करने के लिए तैयार है उसे कैद कर लो, वही मुजरिम है। इस बात को सुनकर वह महिला रोने लगी और माफी मांगने लगी, लेकिन बादशाह अकबर ने उसे जेल में डलवा दिया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि असली माँ कौन है? तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, माँ सारी मुसीबतों को अपने सिर पर ले लेती है, लेकिन बच्चे पर आंच भी नहीं आने देती। इससे पता चल गया कि असली माँ वह है जो खुद के टुकड़े करवाने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चे के नहीं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर एक बार फिर बीरबल की बुद्धि के कायल हो गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी दूसरे की चीज पर अपना हक नहीं जताना चाहिए। साथ ही हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है और समझदारी से काम लेने पर हर समस्या का हल निकल आता है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।
एक बार की बात है, अकबर और बीरबल किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक क्षण ऐसा आया जब राजा अकबर ने कहा, बीरबल, दुनिया में हर 100 आदमी के पीछे एक अंधा व्यक्ति होता है। राजा की यह बात सुनकर बीरबल ने उनकी इस बात पर असहमति जताते हुए कहा, महाराज, मेरे हिसाब से आपका आकलन कुछ गलत प्रतीत होता है। सही मायने में तो दुनिया के अंधों की संख्या देखने वालों के मुकाबले काफी अधिक है। बीरबल का यह जवाब सुनकर राजा अकबर को काफी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो देखने वाले लोगों की संख्या अंधों से अधिक मालूम होती है। ऐसे में अंधों की संख्या देखने वालों के मुकाबले अधिक कैसे हो सकती है? राजा अकबर की इस बात को सुनकर बीरबल कहते हैं, महाराज, किसी दिन मैं आपको यह बात प्रमाण के साथ साबित करके दिखाऊंगा कि दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों से अधिक है। बीरबल के जवाब पर राजा अकबर कहते हैं, ठीक है, प्रमाण के साथ इस बात को अगर तुम साबित कर पाओगे तो मैं भी इस बात को जरूर स्वीकार करूंगा। उस दिन यह बात यहीं रुक जाती है। करीब 2 दिन बीतने के बाद राजा अकबर इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं, मगर बीरबल अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए युक्ति सोचने में जुटे रहते हैं। करीब 4 दिन बीतने के बाद बीरबल को एक योजना सूझती है और वे 2 मुनीम को लेकर उनके साथ बाजार की ओर चल देते हैं। बीच बाजार पहुंचने के बाद बीरबल सिपाहियों से एक चारपाई की चौखट वहां मंगाते हैं और उसे बुनने के लिए रस्सी भी मंगवाते हैं। अब बीरबल अपने साथ लाए दोनों मुनीमों को आदेश देते हैं वे उनके बाएं और दाएं कुर्सी डालकर बैठ जाएं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि दाएं बैठने वाले मुनीम उनके राज्य में मौजूद अंधों की सूची तैयार करेंगे और बाएं बैठने वाले मुनीम देखने वालों की सूची तैयार करेंगे। बीरबल का आदेश मानते हुए दोनों मुनीम अपना अपना काम करने लगे और बीरबल चारपाई बुनने का काम शुरू कर देते हैं। बीरबल को बीच बाजार चारपाई बुनते देख धीरे धीरे वहाँ लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। उसी भीड़ में से एक आदमी अपने आप को रोक नहीं पाता और वह बीरबल से पूछता है, आप ये क्या कर रहे हैं? बीरबल इस सवाल का कोई जवाब नहीं देते और अपने दाएं बैठे मुनीम को इशारा देते हैं कि वह अपनी सूची में इस आदमी का नाम लिख ले। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी और आने वाले सभी लोग अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए बीरबल से यही पूछ रहे थे कि वे क्या कर रहे हैं। इसी के साथ बीरबल अपने दाएं मुनीम को इशारा देकर यह सवाल पूछने वालों का नाम अंधों की लिस्ट में डलवाते जा रहे थे। तभी अचानक वहाँ एक आदमी आता है जो बीरबल से पूछता है कि इतनी धूप में बैठकर आप चारपाई क्यों बुन रहे हैं? तभी बीरबल कुछ नहीं बोलते और बाएं बैठे मुनीम को यह सवाल पूछने वाले का नाम देखने वालों की सूची में लिखने का इशारा देते हैं। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और धीरे धीरे पूरा दिन निकल जाता है। तभी इस बात की जानकारी राजा अकबर को होती है और वे भी माजरा समझने के लिए बाजार पहुंच जाते हैं जहां बीरबल चारपाई बुनने का काम कर रहा था। राजा भी बीरबल से यह सब करने की पीछे की वजह जानना चाहते हैं, इसलिए वह बीरबल से सवाल करते हैं कि बीरबल, यह तुम क्या कर रहे हो? राजा का सवाल सुनते ही बीरबल अपने दाएं बैठे मुनीम को आदेश देते हैं कि अपने अंधों की लिस्ट में महाराज अकबर का भी नाम शामिल कर दो। बीरबल की यह बात सुनकर राजा अकबर को थोड़ा गुस्सा आया और आश्चर्य भी हुआ। राजा अकबर ने कहा, बीरबल, मेरी आंखें पूरी तरह से ठीक है और मैं सब कुछ अच्छी तरह देख सकता हूँ, फिर क्यों तुम मेरा नाम अंधों की सूची में चढ़वा रहे हो? राजा अकबर के इस सवाल पर बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज, आप देख सकते हैं कि मैं चारपाई बना रहा हूँ, फिर भी आपने सवाल किया कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब महाराज, ऐसा सवाल तो एक अंधा व्यक्ति ही पूछ सकता है। बीरबल का यह उत्तर सुन राजा अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल कुछ दिन पहले की गई बात को प्रमाणित करने के लिए यह सब कर रहा है। यह बात समझ में आते ही राजा अकबर भी मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, बीरबल, तो फिर बताओ, तुमने अपने इस प्रयास से क्या पता लगाया? बताओ, देखने वालों की संख्या अधिक है या अंधों की? राजा के सवाल पर बीरबल जवाब देते हैं, महाराज, मैंने जो कहा था वही बात सच निकली। दुनिया में देखने वालों के मुकाबले अंधों की संख्या ज्यादा है। मेरे द्वारा तैयार की गई दोनों ही सूची का मिलान करने से आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बीरबल का उत्तर सुनकर राजा अकबर जोर से हंसते हैं और कहते हैं, बीरबल, तुम अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दिखाई देने के बाद भी मूर्खतापूर्ण सवाल करने वाला व्यक्ति किसी अंधे के ही समान होता है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। यह बात तब की है जब
शहंशाह अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात हुई थी। उस समय सभी बीरबल को महेशदास के नाम से जानते थे। एक दिन शहंशाह अकबर बाजार में महेशदास की होशियारी से खुश होकर उसे अपने दरबार में इनाम देने के लिए बुलाते हैं और निशानी के तौर पर अपनी अंगूठी देते हैं। कुछ समय बाद महेशदास सुल्तान अकबर से मिलने का विचार बनाकर उनके महल की ओर रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर महेशदास देखते हैं कि महल के बाहर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और दरबान हर व्यक्ति से कुछ न कुछ लेकर ही उन्हें अंदर जाने दे रहा है। जब महेशदास का नंबर आया तो उसने कहा कि महाराज ने मुझे इनाम देने के लिए बुलाया है और उसने सुल्तान की अंगूठी दिखाई। दरबान के मन में लालच आ गया और उसने कहा कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर अंदर जाने दूंगा, अगर तुम मुझे इनाम में से आधा हिस्सा दो तो। दरबान की बात सुनकर महेशदास ने कुछ सोचा और उसकी बात मानकर महल में चला गया। दरबार में पहुंचकर वह अपना नंबर आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही महेशदास की बारी आई और वो सामने आए तो शहंशाह अकबर उन्हें देखते ही पहचान गए और दरबारियों के सामने उनकी बहुत तारीफ की। बादशाह अकबर ने कहा कि बोलो महेशदास, इनाम में क्या चाहिए। तब महेशदास ने कहा कि महाराज मैं जो कुछ भी मांगूंगा क्या आप मुझे इनाम में देंगे। बादशाह अकबर ने कहा बिल्कुल, मांगो, क्या मांगते हो। तब महेशदास ने कहा महाराज मुझे पीठ पर 100 कोड़े मारने का इनाम दे। महेशदास की बात सुनकर सभी को हैरानी हुई और बादशाह अकबर ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। तब महेशदास ने दरबान के साथ हुई पूरी घटना बताई और अंत में कहा मैंने वादा किया है कि इनाम का आधा हिस्सा मैं दरबान को दूंगा अपने दरबार में। तब अकबर ने गुस्से में आकर दरबान को 100 कोड़े लगवाए और महेशदास की होशियारी देखकर अपने दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में रख लिया। इसके बाद अकबर ने उनका नाम बदलकर महेशदास से बीरबल कर दिया। तब से लेकर आज तक अकबर और बीरबल के कई किस्से मशहूर हुए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपना काम ईमानदारी से और बिना किसी लालच के करना चाहिए। अगर आप कुछ पाने की उम्मीद से कोई काम करते हो तो आप हमेशा बुरे कहलाओ। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। एक बार राजा अकबर अपने दरबार में किसी खास विषय पर चर्चा कर रहे थे। उस विषय पर उन्होंने राज दरबार में मौजूद सभी लोगों से उनकी राय मांगी। ऐसे में दरबार में उपस्थित सभी मंत्रीगणों ने अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से जवाब दिया। राजा यह देखकर बहुत हैरान हो गए कि सभी का जवाब एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इस पर राजा अकबर ने बीरबल से ऐसा होने के पीछे की वजह पूछी और सवाल किया, आखिर सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती। राजा के इस सवाल पर बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज बेशक लोगों की सोच एक दूसरे से कई मामलों में अलग होती है, मगर कुछ खास विषयों पर सबकी सोच एक जैसी ही होती है। बीरबल की इस बात के साथ दरबार की कार्रवाई समाप्त होती है और सभी अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। उसी शाम राजा अकबर बीरबल के साथ अपने बाग में टहलने जाते हैं। तब वो दोबारा वही सवाल दोहराते हैं, बीरबल मैंने तुमसे पूछा था कि सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती, इस सवाल का जवाब दो मुझे। इसी के साथ एक बार फिर अकबर और बीरबल के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ जाती है। जब लाख कोशिशों के बावजूद राजा अकबर को बीरबल की बात नहीं समझ आती तो वह अपनी बात को समझाने के लिए एक युक्ति निकालता है। बीरबल कहते हैं, महाराज मैं आपको साबित कर दूंगा कि कुछ मामलों में सबकी सोच एक जैसी ही होती है, बस आप एक फरमान जारी कर दीजिए। फरमान यह होगा कि आने वाले अमावस्या की रात को सभी अपने अपने घर से एक लोटा दूध लाकर अपने बाग में बने सूखे कुएं में डालेंगे और इस फरमान को न मानने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वैसे तो राजा अकबर को बीरबल की यह बात मूर्खता वाली लगती है, लेकिन वह बीरबल के कहे अनुसार शाही फरमान जारी करवा देते हैं। राजा के आदेश से सिपाही पूरे राज्य में घूम घूम कर इस फरमान के बारे में सभी को बताते हैं। राजा के इस फरमान को सुनते ही सभी में इस बात को लेकर चर्चा होने लगती है कि सूखे कुएं में दूध डालना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। फिर भी राजा का फरमान था तो मानना सभी को था। सभी अमावस्या की रात का इंतजार करने लगे। देखते देखते अमावस्या की रात भी आ गई और सभी अपने अपने घर से एक एक भरा लोटा लेकर कुएं के पास जमा हो जाते हैं। बारी बारी सभी कुएं में लोटा पलटकर अपने अपने घर की ओर चले
जाते हैं। यह सारा नजारा अकबर और बीरबल छिपकर देख रहे होते हैं। जब सभी अपना लोटा कुएं में पलट कर चले जाते हैं तो बीरबल राजा अकबर को कुएं के नजदीक ले जाते हैं और कहते हैं, महाराज देखिए, क्या आपके फरमान से कुआं दूध से भर गया। बीरबल की यह बात सुनकर राजा अकबर कुएं में झांक कर देखते हैं कि कुआं ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। यह देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और वो नाराज भी होते हैं। राजा अकबर बीरबल से कहते हैं, मैंने तो कुएं में दूध डालने का फरमान जारी किया था, फिर भी कुआं दूध की जगह पानी से क्यों भर गया। राजा के इस सवाल पर बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज कुएं में दूध डालना सभी को व्यर्थ लगा, इसलिए सभी ने दूध की जगह कुएं में पानी डाला। उन सभी ने यह भी सोचा कि अमावस्या की रात घना अंधेरा होता है, अब इतने अंधेरे में सभी को सिर्फ लोटा ही दिखेगा, न कि लोटे में दूध है या पानी। बीरबल बोला, महाराज इस बात से स्पष्ट होता है कि कुछ मामलों में सभी की सोच एक जैसी होती है। अब राजा अकबर को बीरबल की बात अच्छे से समझ आ गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक जैसी व्यक्तिगत स्थिति होने पर सभी की सोच एक जैसी हो जाती है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर की राजसभा में एक ज्ञानी पंडित आया हुआ था। वह कुछ सवालों के जवाब बादशाह से जानना चाहता था, लेकिन बादशाह के लिए उनके सवालों का जवाब देना मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने पंडित के सवालों के जवाब देने के लिए बीरबल को आगे कर दिया। बीरबल की चतुराई से सभी वाकिफ थे और सभी को उम्मीद थी कि बीरबल पंडित के हर सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। पंडित ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ, या तो तुम मुझे मेरे 100 आसान से सवाल के जवाब दो या फिर मेरे एक मुश्किल सवाल का जवाब दो। बीरबल ने सोच विचार करने के बाद कहा कि मैं आपके एक मुश्किल सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। फिर पंडित ने बीरबल से पूछा, तो बताओ मुर्गी पहले आई या अंडा। बीरबल ने तुरंत पंडित को जवाब दिया कि मुर्गी पहले आई। फिर पंडित ने उनसे पूछा कि तुम इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हो कि मुर्गी पहले आई। इस पर बीरबल ने पंडित से कहा कि यह आपका दूसरा सवाल है और मुझे आपके एक सवाल का ही जवाब देना था। ऐसे में पंडित बीरबल के सामने कुछ बोल नहीं पाया और बिना बोले ही दरबार से चला गया। बीरबल की चतुराई और अक्लमंदी को देखकर अकबर हमेशा की तरह ही इस बार भी बहुत खुश हुए। इससे बीरबल ने साबित कर दिया कि बादशाह अकबर के दरबार में सलाहकार के रूप में बीरबल का रहना कितना जरूरी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सही तरह से दिमाग लगाने और संयम रखने से हर सवाल का जवाब और समस्या का हल मिल सकता है। एक बार बादशाह अकबर, बीरबल और सभी मंत्रीगण दरबार में बैठे हुए थे। सभा की कार्यवाही चल रही थी। एक एक करके राज्य के लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आ रहे थे। इसी बीच वहाँ एक व्यक्ति दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक मर्तबान रख, सभी उस मर्तबान की ओर देख रहे थे। तभी अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या है इस मर्तबान में। उसने कहा, महाराज इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने फिर पूछा, किस लिए। अब दरबारी ने कहा, गलती माफ हो महाराज, लेकिन मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि बीरबल इस रेत से बिना पानी का इस्तेमाल किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दें। अब सभी हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। अब अकबर ने भी बीरबल की ओर देखा और कहा, देख लो बीरबल, अगर तुम कैसे इस व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दोगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज हो जाएगा, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अब सभी लोग हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्या करेंगे कि रेत से चीनी अलग अलग हो जाएगी। तभी बीरबल उठे और उस मर्तबान को लेकर महल में मौजूद बगीचे की ओर बढ़ चले। उसके पीछे वह व्यक्ति भी था। अब वह मर्तबान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को एक आम के पेड़ के चारों तरफ फैलाने लगे। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, अरे यह क्या कर रहे हो। इस पर बीरबल ने कहा, यह आपको कल पता चल जाएगा। इसके बाद दोनों महल में वापस आ गए। अब सभी को कल सुबह का इंतजार था। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर और सारे मंत्री एक साथ बगीचे में पहुंचे। साथ में बीरबल और रेत व चीनी का मिश्रण लाने वाला व्यक्ति भी था। सभी आम के पेड़ के पास पहुंच गए। सभी ने देखा अब वहां सिर्फ रेत पड़ी हुई है। दरअसल रेत में मौजूद चीनी को चींटियों ने निकालकर अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था और बची खुची चीनी को कुछ चींटियां उठाकर अपने बिल में ले जा रही थी। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहाँ गई। तो बीरबल ने कहा, रेत से चीनी अलग हो गई। सभी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देखकर अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर अब तुम्हें
चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। इस पर सभी ने फिर से ठहाका लगाया और बीरबल की तारीफ करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को नीचा दिखाने का प्रयास आपके लिए हानिकारक हो सकता है और हमें किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह वस्तुतः एक गलत बात है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक बार अकबर बाजार में भ्रमण पर निकले थे। वहाँ उन्होंने एक तोता देखा जो बहुत ही प्यारा था। उसके मालिक ने उसे बहुत अच्छी बातें सिखाई थी। अकबर यही देखकर खुश हो गए। उन्होंने उस तोते को खरीदने का फैसला कर लिया। तोते को खरीदने के बदले अकबर ने मालिक को अच्छी कीमत दी। वो उस तोते को राजमहल लेकर आए। यहाँ पर तोते को लाने के बाद अकबर ने उसे बहुत अच्छे से रखने का फैसला किया। अब अकबर जब भी उससे कोई बात पूछते तो वह उस बात का तुरंत जवाब देता था। अकबर बहुत खुश हो जाते थे। वह तोता दिनों दिन उनके लिए जान से भी प्यारा हो गया था। उन्होंने महल में उसके रहने के लिए एक शाही व्यवस्था करने का आदेश दे दिया। उन्होंने अपने सेवकों से कहा, इस तोते का खास ख्याल रखा जाए और तोते को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, यह तोता किसी भी हालत में मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर किसी ने तोते के मरने की खबर उनको दी तो वह उसको फांसी दे देंगे। महल में तोते के रहने का खास ख्याल रखा जाने लगा। फिर एक दिन अचानक अकबर का प्यारा तोता मर गया। अब महल के सेवकों में हड़कंप मच गया कि आखिर अकबर को यह बात कौन बताएगा, क्योंकि अकबर ने कहा था कि जो भी तोते की मौत की खबर उन्हें देगा वह उसकी जान ले लेंगे। सेवक परेशान थे। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला किया कि यह बात बीरबल को बताई जाए। सभी ने बीरबल को सारी बात बताई। यह भी बताया कि बादशाह अकबर मौत की खबर देने वाले को मौत की सजा देंगे। यह सुनकर बीरबल बादशाह अकबर को यह खबर सुनाने को राजी हो गए। वो महल में अकबर को यह जानकारी देने के लिए चल पड़े। बीरबल ने अकबर के पास जाकर कहा, महाराज, एक दुखद खबर है। अकबर ने पूछा, बताओ क्या हुआ। बीरबल ने कहा, महाराज, आपका प्यारा तोता न तो कुछ खा रहा है, न तो कुछ पी रहा है और न ही कुछ बोल रहा है, न ही आंखें खोल रहा है और न ही कोई हरकत कर रहा है और न ही। अकबर गुस्से में आकर बोले, नहीं नहीं, क्या लगा रखे हो, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते हो कि वो मर गया है। बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, लेकिन ये बात मैंने नहीं आपने कही है, इसीलिए मेरी जान बख्श दी जाए। अकबर भी कुछ ना बोल सके। इस तरह बीरबल ने बड़ी सूझबूझ से अपनी और अपने सेवकों की जान बचा ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल करके किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। दोस्तों, आपको मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। एक बार की बात है, मुगल दरबार में बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक किसान अपनी फरियाद लेकर आया और बोला, महाराज, न्याय करो, मुझे इंसाफ चाहिए। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले कि क्या हुआ। किसान बोला, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। कुछ समय पहले मेरी पत्नी का निधन हो गया और अब मैं अकेला रहता हूँ। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता है, इसलिए एक दिन मैं काजी साहब के पास गया। उन्होंने मन की शांति के लिए मुझे यहाँ से काफ़ी दूर स्थित एक दरगाह में जाने के लिए कहा। उनकी बात से प्रभावित होकर मैं दरगाह जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन साथ ही मुझे इतने वर्षों तक मेहनत करके कमाए सोने के सिक्कों के चोरी होने की चिंता सताने लगी। जब मैंने यह बात काजी साहब को बताई तो उन्होंने कहा कि वह सोने के सिक्कों की सुरक्षा करेंगे, उनके वापस आने पर लौटा देंगे। इस पर मैंने सभी सिक्के एक थैली में डालकर उन्हें दे दिए। एहतियात के तौर पर काजी साहब ने मुझे थैली पर मुहर लगाने को कहा। बादशाह अकबर बोले, अच्छा तो फिर क्या हुआ। किसान ने कहा, महाराज, मैंने मुहर लगाकर थैली उन्हें दे दी और दरगाह के दर्शन करने यात्रा पर चला गया। फिर जब कुछ दिनों बाद वापस आया तो काजी साहब ने थैली वापस दे दी। मैं थैली लेकर घर लौटा और उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्कों की जगह पत्थर थे। मैंने इस बारे में काजी साहब से पूछा तो उन्होंने गुस्से में
कहा कि तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाते हो। इतना कहकर उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया और मुझे मार मार कर वहाँ से भगा दिया। किसान ने रोते हुए कहा, महाराज, मेरे पास जमा पूंजी के नाम पर बस वही सोने के सिक्के थे, मेरे साथ अन्याय करें महाराज। किसान की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल को मामला सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने किसान के हाथों से थैली लेकर उसे अंदर से देखा और महाराज से थोड़ा सा समय मांगा। शहंशाह अकबर ने बीरबल को 2 दिन का समय दिया। घर जाकर बीरबल ने एक फटा हुआ कुर्ता अपने नौकर को दिया और कहा, इसे अच्छे से रफू करवा लाओ। नौकर कुर्ता लेकर चला गया और कुछ देर बाद उसे रफू करवा कर वापस आ गया। बीरबल कुर्ते को देखकर खुश हो गए। कुर्ता इस प्रकार से रफू किया गया था कि मानो फटा ही न हो। यह देखकर बीरबल ने नौकर से उस दर्जी को बुलाकर लाने को कहा। नौकर कुछ ही देर में दर्जी को लेकर आ गया। बीरबल ने उससे कुछ पूछा और वापस भेज दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचा और सैनिक से काजी व किसान दोनों को दरबार में लेकर आने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सैनिक काजी व किसान को साथ ले आया। इसके बाद बीरबल ने सैनिकों से दर्जी को भी बुला लाने के लिए कहा। यह सुनते ही काजी के होश उड़ गए। दर्जी के आते ही बीरबल ने उससे पूछा, क्या काजी ने तुम्हें कुछ सिलने के लिए दिया था? तब दर्जी ने कहा, कुछ महीने पहले मैंने इनकी सिक्कों वाली थैली को सिला था। इसके बाद जब बीरबल ने जोर देकर काजी से पूछा तो उसने डर के मारे सब कुछ सच बता दिया। काजी ने कहा, महाराज, मैं एक साथ इतने सारे सोने के सिक्के देखकर लालची हो गया था, मुझे माफ कर दो। बादशाह अकबर ने आदेश दिया कि वह किसान को उसके सोने के सिक्के लौटाए और साथ ही काजी को 1 वर्ष कारावास की सजा भी सुनाई। इसके बाद सभी ने बीरबल की बहुत प्रशंसा की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी लालच नहीं करना चाहिए और न ही किसी के साथ धोखा करना चाहिए। गलत काम के बदले एक न एक दिन सजा जरूर भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।